नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके लिए एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 7th के दोस्तों चैप्टर नंबर 4 लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे मुग़ल साम्राज्य। तो दोस्तों मुग़ल साम्राज्य का एक वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसमें इसी चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 मुग़ल साम्राज्य के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। उसी कड़ी में आज हम उसी मुग़ल साम्राज्य के बारे में पार्ट 2 लेकर के आया हूं दोस्तों। उसमें कुछ कंटेंट छूट गए थे, इसलिए आज मैं एक बार फिर से इसी चैप्टर को देखेंगे जो कंटेंट छूट गए थे दोस्तों। तो आज के इस पार्ट 2 में मुग़ल साम्राज्य के पार्ट 2 में हम देखेंगे दोस्तों अकबर की नीतियां। तो अकबर की नीतियों के पहले के जो कंटेंट थे इस चैप्टर में दोस्तों, उसे मैं कवर कर चुका हूं। आज हम अकबर की नीतियों के बारे में देखेंगे और अकबर ने किस तरीके से काम किया था। अकबर के बाद दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जो होगा साथ ही साथ उनको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मुग़ल साम्राज्य में अकबर की नीतियों के बारे में। उसके पहले हम बता दें दोस्तों आपको कि जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं और महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है उस पर डिस्कस करता हूं। तो उसी सिलसिले में दोस्तों स्टार्ट करते हैं अकबर की नीतियाँ मुग़ल साम्राज्य में। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र, यानी कि अकबर की नीतियों के बारे में इस एनसीईआरटी बुक में बहुत करीब से दिया गया है। तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ कंटेंट दिए हुए हैं अकबर के बारे में, उसको देखते हैं। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर मैंने निर्देशित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा, यानी कि जो अबुल फजल थे दोस्तों, उन्होंने एक किताब लिखी थी अकबरनामा। उसमें जो है अकबर के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है और ये बहुत विस्तृत रूप से उसमें वर्णन किया गया है। वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और वो इनका विस्तृत वर्णन जो है मिलता है अबुल फजल की पुस्तक जो लिखी गई थी अकबरनामा में, विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। तो देखो दोस्तों, जो अकबरनामा इनकी लिखी गई थी वो अकबरनामा को 3 भागों में लिखा गया था और उसमें एक आता है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी जो आता है दोस्तों, उसमें उनके साम्राज्य के बारे में, किसानों के बारे में और वो जो उनका क्षेत्र था उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी बहुत विस्तृत से दी गई है। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि विशेष करके जो जानकारी आपको मिलेगी आईने अकबरी में अधिक मिलेगी दोस्तों। आगे देखते हैं। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटे हुए थे। देखो दोस्तों, जो उन्होंने अबुल फजल ने देखा कि उनके साम्राज्य जो थे कई प्रांतों में बटे हुए थे, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे सूबा कहा जाता था। जो अलग अलग प्रांत बटे थे, जैसे आज के समय में राज्य होते हैं दोस्तों, एक देश में कई राज्य होते हैं, कई राज्यों में कई जिले होते हैं। तो जैसे अलग अलग राज्य हैं तो राज्य कहा जाता है इनको, वैसे उस समय इसे सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रशासक जो होते थे, जो वहाँ के मालिक होते थे दोस्तों, वो सूबेदार होते थे। सूबेदार को ही वहाँ की देखरेख के लिए रखा जाता था और सूबेदार जो है उस राज्य प्रांत का यानी कि सूबे का जो है मालिक हुआ करता था, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्यों का निर्वाह करता था। देखो दोस्तों, सूबेदार जो होता था उसके पास पावर होती थी, राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का वो निर्वाह यानी देखरेख करता था, उसे संचालन करता था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था। देखो दोस्तों, वहाँ पर वित्तीय अधिकारी की भी नियुक्ति होती थी। जो वहाँ के अकबर का शासनकाल था, अकबर के शासनकाल में प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था और उस वित्तीय अधिकारी को दीवान कहा जाता था दोस्तों। दीवान कहलाता था वो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों, तो देखो दोस्तों, जो सूबेदार था उसके साथ साथ अन्य अफसरों को भी, तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में जो सूबेदार होता था, सूबेदार को अन्य अफसरों, अन्य अधिकारियों का सहयोग प्राप्त था। जैसे कि जो बख्शी हुआ करते थे, जिन्हें बख्शी कहा जाता था, और सैनिक वेतनाधिकारी और सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कर्मों का मंत्री, फौजदार यानी सेना नायक और कोतवाल यानी नगर का पुलिस अधिकारी का, इन सभी लोगों को दोस्तों जो सूबेदार होता था वो सूबेदार को इन लोगों की सहयोग होता था और ये लोग सूबेदार को सहयोग देते थे। किसी भी काम को करने के लिए क्षेत्र में जो भी काम होगा, सूबेदार को ये लोग, ये अधिकारी, ये अफसर इनका सूबेदार का सहयोग करेंगे, क्योंकि सूबेदार को इन सभी अधिकारियों, अफसरों या आप कह सकते हो काम करने वालों का सहयोग प्राप्त होता था, सहयोग प्राप्त था। अभी दोस्तों अकबर के
शासनकाल में अकबर की नीतियों में हमने देखा था कि अकबरनामा और आईने अकबरी, तो वही उसके अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में यहाँ विस्तृत से जानते हैं दोस्तों। अकबरनामा क्या था, किसने लिखा था, और आईने अकबरी क्या चीज़ है। तो देखते हैं यहाँ पर अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अब्दुल फजल, तो देखो दोस्तों उनके करीबी मित्र थे और उनके दरबारी भी थे। कौन थे दोस्तों, जिनका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उनके शासनकाल का इतिहास लिखें। यानी कि दोस्तों अकबर के ही द्वारा अबुल फजल को कहा गया कि आप हमारे शासनकाल में जो भी काम हुआ है, जो कुछ हुआ है, उसका आप वर्णन करो, उसके बारे में आप लिखो। तो अबुल फजल ने इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। यानी कि दोस्तों इन्होंने जो इतिहास लिखा अकबर के शासनकाल का, उसे 3 भागों में बांट करके लिखा दोस्तों। तो उसका शीर्षक क्या था, अकबरनामा, जिसके बारे में भी आपने पढ़ा था, बताया था कि अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो उस जिल्द का यानी उस पुस्तक का नाम था दोस्तों अकबरनामा, जो अकबर के बारे में बहुत विस्तार से बताती है। तो उसमें 3 जिल्दों में बांटा गया था। तो पहली जिल्द के बारे में देखो, पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। तो अकबर के पूर्वज जो हुआ करते थे उनके बारे में पहली जिल्द में यानी उसके पहले भाग में विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। और दूसरी जो है दोस्तों, दूसरी जिल्द यानी दूसरा भाग, उसमें अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन होता है। तो देखो यहाँ पर दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देता है दोस्तों। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि जो अकबरनामा है इसे 3 भागों में लिखा गया है और तीनों भाग अपने अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले भाग में अकबर के पूर्वजों के बारे में बात कही जा रही है, दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल में जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के बारे में चर्चा हुई है, और तीसरी जिल्द जो दोस्तों जिसके बारे में अभी मैं आपको बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आईने अकबरी। तो तीसरी जिल्द में चर्चा आती है आईने अकबरी की। आईने अकबरी है जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। तो देखो दोस्तों कितनी सारी जानकारी मिलती है अकबर के तीसरे जिल्द यानी आईने अकबरी में, उनके प्रशासन के बारे में, घराने के बारे में, सेना के बारे में, राजस्व के बारे में, और उनके साम्राज्य और उनके जो भौगोलिक क्षेत्र था, भूगोल का ब्यौरा, सब कुछ मिलता है। इसीलिए दोस्तों आईने अकबरी सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृतियों का भी विस्तार से वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है कि विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर भी आईने अकबरी के बारे में कितना विस्तार से बताया गया है कि ये सभी चीज़ आईने अकबरी में बताया गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से आईने अकबरी में मिलेगा, इसीलिए आईने अकबरी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों एक सभा लगी हुई है। इस सभा में अकबर गद्दी पर बैठे हैं और उनके मित्र यानी कि दरबारी अबुल फजल जो है अकबर को अकबरनामा भेंट कर रहे हैं दोस्तों। जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है अकबरनामा, वो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा अकबर को देते हुए। तो यहाँ पर देखो देख सकते हो, और अबुल फजल ने से अकबरनामा लेते हुए अकबर। आगे देखते हैं दोस्तों जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। तो जहांगीर की बीबी थी दोस्तों नूरजहां का प्रभाव जहांगीर के दरबार में किस कदर था, इसको देखते हैं यहाँ पर। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। देखो दोस्तों सबसे पहले जो नूरजहां थी, नूरजहां का नाम मेहरुन्निसा था दोस्तों, जिन्होंने 1611 में जहांगीर से शादी की। उसके बाद इन्हें नूरजहां का खिताब मिलता है। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उनको समय समय पर सहयोग भी देती रही। तो देखो दोस्तों नूरजहां अकबर जहांगीर को समय समय पर सलाह देती रही, उनका साथ देती रही, सहयोग करती रही, उनके प्रति वफादार थी। इसीलिए जहांगीर भी नूरजहां को बहुत मानते थे। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। तो देखो दोस्तों नूरजहां को कितना सम्मान मिलता था जहांगीर के द्वारा, और इसी सम्मान के चलते जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी करवा दिए नूरजहां के सम्मान में।
जिनमें एक ओर उनके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर वह स्वयं ही रानी बेगम नूरजहां के नाम गढ़ा हुआ था। देखो दोस्तों, उस सिक्के में रानी बेगम नूरजहां के नाम गढ़ा हुआ सिक्का जारी करवा दिया जहांगीर ने। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज, ये दस्तावेज है दोस्तों जहां नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। तो ये जो लिखा गया है दोस्तों, ये उर्दू में लिखा गया है और ये एक फरमान है जो नूरजहां के द्वारा जारी किया गया है। चौकोर मोहरें बताती हैं कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां पदशाह बेगम का आदेश है। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पदशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो देखो दोस्तों, किस तरीके से फरमान जारी होता है और किस तरीके से नूरजहां को बहुत ही आप कह सकते हो कि इन्हें बहुत अच्छे शब्दों से नवाजा गया है। तो नूरजहां का फरमान है, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा कि बाएं तरफ नूरजहां का फरमान जो दोस्तों उर्दू में लिखा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों अकबर के बारे में फिर से एक बार। जैसा कि आपने पीछे देखा कि जो सूबेदार हुआ करते थे, सूबेदार को अन्य अधिकारियों का सहयोग प्राप्त था। अन्य अधिकारी अकबर के जो सूबेदार थे उनका सहयोग करते थे। उसके आगे देखते हैं यहाँ पर अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे। तो दोस्तों ये एक पद ये भी होता था अकबर के शासनकाल में। तो अकबर के अभिजात जो थे वो बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च करते थे, यानी कि उन्हें इस प्रकार का अधिकार प्राप्त था कि उन जो है सेनाओं का संचालन करें और जो मर्जी और जहाँ मर्जी जितनी ज़रूरत हो उतना राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए। तो देखो दोस्तों, जो अभिजात हुआ करते थे उनके पास कितनी पावर हुआ करती थी, कितना महत्व दिया जाता था उनको। और जब तक वो राजा के प्रति यानी शासक के प्रति स्वतंत्र और शासक के प्रति दोस्तों ये वफादार हुआ करते थे, तब तक उनका साम्राज्य बड़े अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक चलता रहता था। और अगर उनके जो अभिजात हुआ करते थे वो उनसे आप कह सकते हो बेईमानी अगर करना प्रारंभ कर देते थे, उनके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर देते थे, तो उनका साम्राज्य वहीं से विखंडित होने लगता था। तो देखो दोस्तों, 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए, क्योंकि उनके पास बहुत पावर होती थी और वो धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विकास करने लगे। तो जो बड़े स्वतंत्र ताने बाने बुनने लगे, साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि वहाँ पे अपना निजी काम देखने लगे जो उनके अभिजात हुआ करते थे। इस वजह से उनके साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगे और वो अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने लगे। आगे देखते हैं 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था। देखो दोस्तों, 1570 में अकबर फतेहपुर सीकरी में जब थे, उस समय जब फतेहपुर सीकरी में थे तो उनसे उलेमा ब्राह्मणों, जेसुई पादरियों, जो रोमन कैथोलिक थे। तो देखो दोस्तों, वहाँ पर कुछ सम्मानित व्यक्ति आए। तो उसमें जो है उलेमा थे, ब्राह्मण थे और जेसुइट पादरी जो थे, जो वो चर्च में रहते थे दोस्तों, इन लोगों को बुला करके, तो ये जो दोस्तों थे और इनको बुला करके जरदुस्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। तो जब अकबर जो है 1570 में फतेहपुर सीकरी में थे, उस समय अकबर ने इन जो है धर्म अनुयायियों को बुला करके दोस्तों एक साथ बैठा करके इनसे चर्चा की। इन धर्म अनुयायी जो थे उसमें उलेमा थे, ब्राह्मण थे और पादरी थे, इन सब लोगों को बुलाया और ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई दोस्तों। तो एक जगह होती थी इबादत खाना, और इबादत खाना में बैठ करके ये चर्चा हुई जो धर्म अनुयायी हुआ करते थे। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मानधाता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो मतआंधता पर बल देते हैं दोस्तों। मतआंधता क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। मतआंधता किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो धार्मिक विद्वान अपने रीति और मतआंधता पर बल देते हैं उन्हें कट्टर कहा जा रहा है।
मतान्धता के बारे में देखते हैं दोस्तों। ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए, यानी कि जिस पर कोई भी किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी ना की जाए, जो सामने वाला व्यक्ति जैसा ही कह रहा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना मतान्धता कहलाता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर मतान्धता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि अक्सर ये कट्टर हुआ करते थे। ऐसी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस भी पैदा करती थी। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि वो कट्टरता फैलाते थे और वो किसी एक ही धर्म के बारे में बात करते थे और उसी एक ही धर्म की अच्छाइयाँ बताते थे। तो ये कट्टरपन को बढ़ावा देना होता था दोस्तों। ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति की विचार की ओर ले आए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अकबर के अंदर थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति, सभी के लिए शांति पर विचार की ओर ले आए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती। बिल्कुल दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों अकबर के अंदर सहिष्णुता की भावना थी। वो किसी भी धर्मों के साथ भेदभाव नहीं करता था अकबर, और सभी धर्मों को एक समान मानते थे। तो इस तरीके से जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहिष्णुता यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। तो अकबर जो है किसी भी धर्मों के साथ भेदभाव नहीं करते थे और सभी धर्मों को एक समान मानते थे। अपितु इनका केंद्र बिंदु थी राजनीति शास्त्र की एक व्यवस्था, यानी कि केंद्र बिंदु जो इनकी हुआ करती थी अकबर की दोस्तों, और नीति शास्त्र जो थी उस नीति शास्त्र की एक व्यवस्था थी जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई हो, न्याय हो और शांति हो। तो सच्चाई, न्याय और शांति पर बल देना था इनका काम, और इसीलिए ये किसी धर्मों के साथ भेदभाव नहीं करते थे, सभी धर्मों को एक समान मानते थे। अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। तो देखो दोस्तों, अबुल फजल ने भी अकबर को जो है सुलह ए कुल पर विचार किया और इसको बनाने में इनका सहयोग भी दिया। अब देखते हैं यहाँ पर सुलह ए कुल क्या है और क्या कहा गया है सुलह ए कुल में। तो अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। तो इसका वर्णन जहांगीर के द्वारा किया गया है, उसको भी देखते हैं। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती हों, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ सहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सर्विक शांति सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जहांगीर किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा जगह जहाँ पर जिसकी सीमाएं समुद्र से बनी हो और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा मिलती हो, उस जगह पर सहिष्णुता का मार्ग बिल्कुल बंद है। वहाँ पे किसी भी धर्मों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं पर जहाँ पर मुसलमानों के दो जातियाँ हैं, शिया और सुन्नी, एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और यहूदी और ईसाई एक ही गिरजे घर में प्रार्थना करते हैं। तो इस तरीके से वर्णन किया गया है कि यहाँ पर किस तरीके से सभी धर्मों को एक समान मान्यता मिली है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। तो दोस्तों, अकबर ने जो हिंदू धर्म के कई सारे ग्रंथ थे, जो पुराने ग्रंथ हुआ करते थे, वो सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे जाते थे, क्योंकि पहले संस्कृत ही एक सबसे प्रचलित भाषा हुआ करती थी। तो उसका अकबर ने संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक
मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की। इसमें जो संस्कृत में अनुवाद जिसका फारसी में अनुवाद हुआ था दोस्तों, तो उसमें देखो क्या क्या है। उसमें महाभारत है, रामायण है, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ के अनुवाद कार्य के लिए चुना गया था। और रज्मनामा और महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो देखो दोस्तों, एक रज्मनामा नामक ग्रंथ है जो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया है। तो महाभारत को फारसी में अनुवाद करके दोस्तों उसे रज्मनामा बना दिया गया है और महाभारत की घटना का विस्तृत से चित्रांकन भी किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों 17वीं शताब्दी में और उनके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि इनकी सैनिक कुशलता बहुत अच्छी थी और उसके फलस्वरूप इन्हें आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि हुई, उसमें उनकी बढ़ोतरी हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से एवं कहानियों में वर्णित होता है। तो देखो दोस्तों, जो विदेशी थी इसको बहुत धनी देश बताया भारत को, जहां पर अकबर का शासन चलता था। ऐसे क्षेत्रों को बहुत ही धनी बता दिया गया, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। तो देखो दोस्तों, एक तरफ यहाँ पर जो है बहुत ही अमीर, बहुत धनी लोग रहते थे और वहीं पर आप देख रहे हो यहाँ पर दरिद्रता भी देखने को मिल रही थी। तो सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती हैं। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार, तो देखो दोस्तों, मुझे ये जो जानकारी मिल रही है ये शाहजहां के शासनकाल में मिल रही है और ये उनके 20वें वर्ष के दस्तावेज जो थे वहाँ से पता चलता है कि जो मनसबदार हुआ करते थे, जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, मनसबदार को सबसे उच्चतम पद मिलता था दोस्तों, उसमें किस तरीके से आपको अलग अलग भेदभाव देखने को मिलता है। तो वहाँ पे उच्चतम पद प्राप्त था जो मनसबदारों को, कुल 800 पद हुआ करते थे, जिसमें से सिर्फ 445 ही हुआ करते थे। और कुल मनसबदारों की यानी कि 8000 जो मनसबदार थे, 8000 मनसबदार का पद हुआ करता था, उनमें से सिर्फ और सिर्फ कितनी संख्या थी दोस्तों, 5.6% ही उस समय साम्राज्य के अनुमानित, यानी कि 8000 के सिर्फ 8000 में से दोस्तों सिर्फ 5.6% मनसबदार मौजूद हुआ करते थे और साम्राज्य के अनुमानित जो राजस्व हुआ करता था उसमें से सिर्फ 61.5% ही उन्हें दिया जाता था। स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में उन्हें दिया जाता था। देखो दोस्तों, तो किस प्रकार से भेदभाव हुआ करता था, किस तरीके से उन लोगों के साथ भेदभाव और उनके साथ आप कह सकते हो अलगाववादी दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको। आगे देखते हैं दोस्तों, मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इन खर्चों से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। तो देखो दोस्तों, जो मनसबदार हुआ करते थे, मुगल सम्राट हुआ करते थे, वो जो है अपना जो उनका पैसा होता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वस्तुओं पर लगाते थे। और वस्तु कहाँ से आती थी दोस्तों, वो किसानों से या शिल्पकारों से मिलती थी। इस वजह से वहाँ पर शिल्पकार और किसानों को सीधा फायदा मिलता था, चूँकि वे वस्तुएं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए कुछ कम धन बचता था। क्योंकि दोस्तों आप ये भी जानते हो कि जो किसानों पर कर लगाया गया था, पहले से ही कर 50% था, तो इसलिए इन्हीं पर जो कर लगाए गए थे किसान, शिल्पकार, व्यापारियों पर, वो बहुत अधिक था। इसलिए किसान को फ़ायदा तो ज़रूर होता था, लेकिन वो धन बहुत कम बचा पाते थे। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि वे गरीब थे, उनके पास पैसा कम था, धन कम होता था, इसलिए वे ज़्यादा निवेश नहीं कर पाते थे।
और जो ज़मींदार हुआ करते थे, जो बड़े काश्तकार थे दोस्तों, उनके पास पैसा ज़मीन दोनों हुआ करता था, तो वो ज़्यादा पैसा कमा पाते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकार के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठा सकते थे, क्योंकि उनके पास धन होता था और वो इसका सीधा फायदा ले पाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। तो देखो दोस्तों, जो मुगलों को कुलीन वर्ग थे, यानी कि जो मुगलों का साथ देते थे, मुगलों के शासनकाल में जो अलग अलग पद पर थे, उनके हाथों में जो है बहुत धन इसलिए आ जाता था क्योंकि उनको बड़े बड़े पद मिले रहते थे और उस पद का सीधा फायदा लेते थे और वो व्यक्तिगत स्वार्थ वहाँ पर सिद्ध करते थे, और जिसके कारण वो मजबूत होते गए। और जिसका परिणाम इस तरीके से हुआ दोस्तों कि 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। और जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता, जो मुगल सम्राट थी, उनकी सत्ता जो है दोस्तों कमज़ोर पड़ने लगी, सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनाने लगे और वे अपने केंद्र बनाने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। तो देखो दोस्तों, जो हैदराबाद और अवध है, तो वो जो है कौन है दोस्तों, जो मुगलों के कुलीन थे वही हैं जो अपना अलग अलग प्रांत बना लिया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में भी मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, किस तरीके से मुगलों का अंत होता है और जो उनके कुलीन होते हैं वो अपना वर्चस्व बना लेते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर अन्यत्र में देखते हैं दोस्तों, राजा और रानियों के बारे में क्या कहा गया है। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन, यानी मुगलों के साथ के ही समय में संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा और रानियां थे, जिनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान, जो 1520 से 1566 तक शामिल है, उनके राज में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। तो उनका विस्तार देख रहे हो दोस्तों, ऑटोमन जो राज्य था उसका विस्तार यूरोप की तरफ बढ़ने लगा। उसने हंगरी और अपने राज्य के साथ मिला लिया, और ऑस्ट्रिया जो है दोस्तों, ऑस्ट्रिया को भी घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। देखो दोस्तों, किस तरीके से धीरे धीरे उसका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। जैसे मुगलों का क्षेत्र भारत पे था, मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इन नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा भी हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दे दी और सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि इसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इसलिए दोस्तों इसे अल कानूनी यानी विधि निर्माता का खिताब मिलता है। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर भारी करों से किसानों को बचाया जा रहा है, ऐसा कानून बनाया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर मुगल साम्राज्य था वहाँ पर किसानों के ऊपर कर बढ़ाया जा रहा था। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्र में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पालन हुआ, तो ऑटोमन साम्राज्य में दोस्तों जब सार्वजनिक व्यवस्था का पालन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा। तो देखो दोस्तों, जो सुलेमान कानूनी काल जो है कितना अच्छा था कि इसे आदर्श शासनकाल के रूप में याद कर रहे हैं, लोगों याद करने लगे। आगे देखते हैं, अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाइए। इंग्लैंड के शासक रानी एलिजाबेथ थी। तो इंग्लैंड में उस समय एलिजाबेथ थी, जिनका शासनकाल 1558 से 1603 तक चला था। ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास, जिसका शासनकाल 1588 से 1629, और
इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिल एविच का था दोस्तों, जो 1530 से 1584, जो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। तो दोस्तों इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है, जो मुगल साम्राज्य चैप्टर था। इसका पार्ट 2 लेकर के मैं आज आया था, और इसी तरीके से आज हम एक और चैप्टर को समाप्त किए दोस्तों। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।